लेंगे अपना जो नया सब्जेक्ट है, मुंडन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, जब अभी तक हमने कुंडली के बारे में पढ़ा, कुंडली भी मतलब किसकी? किसी जातक की, है ना? और जातक की कुंडली चाहे हम वैदिक रूप से देखा हमने पढ़ा अभी तक, हमने उसको ताजिक रूप में भी पढ़ा और अब हम इस कुंडली को जो कुंडली किसी एक जातक की रहती है, उसको एक सूक्ष्म रूप में देखते थे मतलब किसी एक व्यक्तिगत, किसी एक पर्सन के बारे में। लेकिन अगर यही कुंडली जब हम किसी विस्तृत रूप में देखते हैं, बड़े रूप में देखते हैं, चाहे वो किसी शहर के लिए देख रहे हों, किसी क्षेत्र के लिए देख रहे हों, चाहे वो हम अपने राज्य के लिए देख रहे हों, देश के लिए देख रहे हों, किसी वर्ल्ड की किसी कंट्री के लिए देख रहे हों और पूरे वर्ल्ड के लिए देख रहे हों और इसके साथ-साथ ब्रह्मांड के लिए देख रहे हों, तब इस तरह के अध्ययन को हम करते हैं मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत, जिसे हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो मतलब जो हमने अभी तक सीखा सूक्ष्म रूप, अगर इस रूप को थोड़ा विस्तारित कर दिया जाए, तो वो रूप होता है मुंडन। मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कई पार्ट आते हैं, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा काम के भी हैं और चल भी रहे हैं। जैसे मौसम, सबसे ज़्यादा इसका जो प्रमुख जो अगर कहा जाए कहना चाहिए घटक या पार्ट मुंडन का, तो वो है मौसम। तो मौसम की भविष्यवाणी जिस तरह से साइंस के द्वारा आज हम सैटेलाइट के द्वारा मौसम के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर पानी की संभावना है, कहाँ आंधी आ सकती है, कहाँ कितनी गर्मी पड़ेगी। उसी प्रकार से मुंडन एस्ट्रोलॉजी के तहत भी हम किसी भी क्षेत्र की जगह का सबसे पहले अगर मौसम जानना चाहें, तो बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। दूसरा पार्ट जो भी महत्वपूर्ण और है, वो है जैसे किसी एक घटना के बारे में जानना। तो घटना तो ख़ैर मौसम से संबंधित घटनाएँ तो सारी आ जाती हैं, उसमें भूकंप भी आ जाते हैं, वो भी मुंडन में आता है। लेकिन कोई घटना जैसे मान लीजिए राजनीतिक घटना, कहीं पर चुनाव संभावित हैं और उस चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं, पर्टिकुलर किसी पार्टी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में और उस पार्टी के बारे में विस्तृत रूप से देखना, वो भी एक मुंडन एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब हम किसी देश की और राज्य की बात करेंगे तो राज्य में आने वाले संभावित समय में किस तरह की सत्ता हो सकती है। देखिए पुराने समय की बात करें तो राजा रहते थे, और आज की समय की बात करें तो राजनीतिक जो भी पार्टियां या नेता हैं वो रहते हैं। तो उनके बारे में आकलन करना और भविष्य बताना, ये सब मुंडन में आता है। इवन जो भी भविष्य फल हम देखते हैं, जैसे आज तो ख़ैर जितना भी युग है पूरा मीडिया का युग है। चाहे हम उसको यूट्यूब पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं। लेकिन जब पुराने समय में सबसे पहला जब न्यूज़पेपर आता था तो ज़्यादातर लोग और शायद अभी भी कइयों की आदत है कि सबसे पहले मेरा आज का भविष्य क्या है, वो देखना चाहते हैं। वो भी मुंडन से निकलता है, क्योंकि वहाँ पर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुंडन के द्वारा ही देखी जाती हैं। पूरा क्षेत्र के बारे में और उससे कनेक्टेड व्यक्तियों के बारे में वो मुंडन के द्वारा देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण घटक जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग का आज जितना ज़्यादा
चलन है, जितनी लोगों में रुचि है, और फिर से सबसे ज़्यादा रुचि इसके भविष्य के फल के बारे में जानने की है, कि कौन-सा शेयर मार्केट कैसा चलेगा, कौन-सा शेयर आगे बढ़ेगा, कौन-सा कम रहेगा। तो ये सब घटनाएँ मुंडेन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से देखी जा सकती हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले तो क्या-क्या हम विस्तृत रूप में देख सकते हैं, कर सकते हैं, वो मैंने बताया। अब आती है बात, इसके अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ेंगे और क्या-क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है, मुंडन की बात आती है तो जो कुंडली की, क्योंकि बिना कुंडली के तो कोई भी भविष्यफल हम देख ही नहीं सकते, चाहे वो जातक का हो, चाहे वो क्षेत्र का हो। तो कुंडली कौन-सी बनती है, कैसे बनती है? कुंडली वही है, केवल यहाँ पर स्थान और समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए आपने एक सुनी होगा आर्द्रा प्रवेश, पंचांग में बहुत दिया रहता है, और जब कभी भी गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है, तो उस समय हम मौसम के बारे में जब भविष्यवाणियाँ और भविष्यफल देखते हैं, तो उस समय जो है आर्द्रा प्रवेश की जो कुंडली बनती है, सूर्य जब भी आर्द्रा में प्रवेश करते हैं, तो उस समय की, उस क्षण की जो कुंडली बनती है, वो आर्द्रा प्रवेश कुंडली कहलाती है। उस आर्द्रा प्रवेश कुंडली के आधार पर हम आने वाले 2-3 महीने में जो सीज़न है बरसात का, उस समय किस तरह से बरसात हो सकती है, कहाँ कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, वो निकाल सकते हैं। तो जब कुंडली की बात आती है, तो सबसे पहले सबसे प्रमुख इसमें जो घटक है, वो है वर्ष प्रवेश। जैसे आपने ताजिक में पढ़ा था वर्ष कुंडली, ठीक वैसी ही यहाँ पर हम बात करते हैं संवत्सर वर्ष की, संवत्सर प्रवेश की। जब हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल में, चैती पड़वा से, तो उस समय मुख्य रूप से जो कुंडली बनती है वर्ष प्रवेश की, उस कुंडली के आधार पर, और फिर उसी समय उस क्षण से जब पड़वा का प्रवेश होता है, तिथि का प्रवेश होता है, उसके आधार पर उसमें हमारे यहाँ संवत्सर का गठन होता है। आपने पिछले कई प्रोग्राम में जो अपन आईकास्ट का प्रोग्राम हमेशा करते हैं पंचांग पूजन, और उस पंचांग पूजन के समय संवत्सर का गठन और संवत्सर की जो जितने भी जो मंत्री वगैरह राजा चुने जाते हैं, उनके बारे में, उसके आधार पर आने वाले 1 वर्ष का भविष्यफल, तो हर साल अपने यहाँ प्रोग्राम होता है, उसमें सब लोग अपने-अपने प्रेज़ेंटेशन बना के प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो प्रस्तुति होती है, वो अपना पूरा कोर्स आपका इसमें मुंडन एस्ट्रोलॉजी में ही है। इसमें हम संवत्सर का संवत्सर का गठन, वो जिसमें राजा का कैसे होगा, और जितने भी मंत्री हैं, उनका कैसे होता है, उनके क्या नाम है, कहेंगे। तो संवत्सर गठन जिसमें पूरे वर्ष के बारे में होने वाली घटनाएँ, और फिर जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, मौसम के बारे में। तो मौसम की जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष में, चूँकि ज्योतिष एक पुराना साहित्य है, और अगर हम कई वर्षों तक पीछे जाएँ, तो ख़ास तौर पर हमारा देश जो कि कृषि प्रधान देश है, और ज़्यादातर आजीविका कृषि पर आधारित थी, अभी भी बहुत कुछ है, और किसान, जितने भी किसान थे वो सब कृषि पर ही पूरे निर्भर थे, और कृषि पूरी की पूरी मौसम पर निर्भर रहती है।
तो पिछले समय में भी अगर आपने देखा होगा कि जितने भी गाँव वगैरह में रहने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर अगर ज्योतिष का उपयोग करते भी थे, तो आने वाले मौसम कैसा होगा, उसके अनुसार खेती कैसी होगी, इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे और बात करते थे। चाहे वो ज्योतिष का सहारा लेते थे, चाहे उनकी लोकोक्तियाँ या कई ऐसे उनके पास तरीके थे, जिनको हम कई सूक्ष्म रूप से टोट के बोलते हैं और उसके द्वारा पता कर लेते थे कि अगर ऐसी घटना हो रही है, तो किस तरह की आगे संभावित वर्षा या मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। और वो जो चीज़ें थीं वो मतलब कहना चाहिए बेकार भी नहीं है, उनका बाकायदा हमारे इसमें भी वर्णन है। जनरल एस्ट्रोलॉजी में आपने पढ़ा होगा और इसमें भी हम पढ़ेंगे मुंडियन में। तो वो भी एक प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के द्वारा वो इस तरह इसको काउंट करते थे। तो वर्ष और संवत्सर, तो सबसे पहले आज शुरुआत थोड़ी करते हैं हम वर्ष के बारे में, कि वर्ष और संवत्सर क्या है? जैसा मैंने बताया कि संवत्सर जिसे कि अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले जो हमारा वर्ष प्रवेश है अप्रैल में जो चैती पड़वा आती है, उस समय को उस तिथि को जब सूर्य प्रवेश करते हैं मेष राशि में और जो तिथि पर, तो वो हमारा संवत्सर का उसी समय से गठन प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले हमको वर्ष के बारे में समझने के लिए थोड़ा-सा इसके वर्ष के जो मान हैं उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। वर्ष में वैदिक काल में अगर देखा जाए तो संवत्सर का जो वर्ष का नाम था वो वही पर्याप्त था, जिसे बाद में कालांतर में कई व्यावहारिक कारणों से थोड़ा अलग ले लिया गया और इसको फिर बाद में अलग करते-करते 4 प्रकार के यहाँ पर मान माने गए, जिनमें एक है सौर मान और दूसरा है हमारा सावन मान, तीसरा है चांद्रमान और चौथा है नक्षत्र मान। तो इनका उपयोग है चूँकि आगे और इनका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा-सा आज हम पढ़ते हैं कि सौर मान क्या है? सर जी, हाँ, महेश जी, तो कुछ सर चौथा कौन-सा बताया? सौरमान, सावनमान, नक्षत्रमान, सावन मान, नक्षत्र है, नक्षत्र नहीं है, नाक्षत्र और चांद्रमान। नक्षत्रमान, चांद्रमान। सौरमान, जी सर। सावनमान, चांद्रमान और नक्षत्रमान। जी सर। तो देखिए सौरमान में क्या है कि जैसा हमें मालूम है कि राशि चक्र या नक्षत्र मंडल की स्थिति सौरमंडल के जो ग्रह हैं, उसके ऊपर है और ये राशि या नक्षत्र वास्तव में क्या है, ये तारों के समूह हैं, जिनको हम कंसल्टेशन कहते हैं। इनमें स्वयं की कोई उल्लेखनीय गति नहीं है। हमारी जो पृथ्वी की गति है, उसके कारण वे गतिशील दिखते हैं। जैसे हमें सूर्य जो कि स्थिर है, वो भी चलायमान दिखता है। हमें जैसा मालूम है कि हमारी पृथ्वी अपने वायुमंडल और उपग्रह चंद्रमा के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और प्रतिदिन अपने अक्ष या दूरी पर भी एक बार वो रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। तो पृथ्वी का जो घर्षण है, जो घूर्णन है, उसी से दिन रात, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि सिद्ध होते हैं, जो हम निकालते हैं। और इसकी वार्षिक गति से वर्ष और ऋतुएं बनती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी की जो दैनिक और वार्षिक वो द्विविध गति होती है, जिसको हम द्विविध बोलते हैं, दैनिक और वार्षिक। जो सौरमंडल के अन्य ग्रह हैं, उनकी भी दोनों प्रकार की गतियां होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल पृथ्वी की गति से, क्योंकि पृथ्वी की गति से ही हमने सूर्य को गतिशील मान लिया है। तो सूर्य जितने समय में राशि चक्र का एक अंश पार करता है, वो समय सौर दिन है। सौर दिन क्या है? सूर्य जो है जितने भी समय में राशि चक्र का एक अंश 1 डिग्री पार करता है, वो उसका सौर दिन है। हमें मालूम है 1 दिन में 1 डिग्री चलता है।
तो उसका सौर दिन कहलाता है। सूर्य का एक राशि का भोग काल सौर मास और संपूर्ण राशि चक्र के भोग काल अर्थात जितने समय में सूर्य अपनी एक परिक्रमा का भ्रमण पूर्ण करके पुनः अपने मूल स्थान पर आ जाता है, वो समय सौर वर्ष है। तो एक राशि का एक अंश चला, वो सौर दिन हो गया। एक राशि का पूरा भोग किया, वो सौर मास हो गया। और पूरे संपूर्ण राशि चक्र का उसने भोग किया, वो उसका सौर वर्ष हो गया, जब वो लौट के वहीं उसी जगह पर आ जाता है। संस्कृत में सूर्य को हम सूर्य भी कहते हैं, सूर्य। तो सूर्य से संबंधित जितने भी समयमान है वो सौरमान कहलाते हैं। अब सूर्य, जैसे हम उदयास्त और अ, जो भी कैलकुलेट करते हैं, तो सूर्य को पूरे राशि चक्र में पार करने में लगभग 365.256 तीन दिन 363 दिन लगते हैं। जो हमने पहले आपने खगोल में भी पढ़ा होगा कि पूरे एक राशि चक्र को पार करने में उसको 365.256366 डेज लगते हैं। अर्थात एक वर्ष में सूर्य कम से कम 365 बार उदय होता है, क्योंकि जब एक एक बार उदय होगा और जब वापस दूसरे दिन उदय होगा तभी एक दिन माना जाता है। तो लगभग वो 365 बार उदय होता है। सावन शब्द से अगर हम इसको हिंदी में समझें, तो संस्कृत का इसका अर्थ, सावन का अर्थ जो है उसे हम यज्ञ बोलते हैं। संस्कृत में सावन का अर्थ जो है यज्ञ है। तो अर्थात यज्ञादि और व्रत पर्व जिस मान से संपन्न हो, वह सावन संबंधी मान सावन मान कहलाता है। मतलब जो सौर मान तो हमने समझ लिया। अब जो पर्व हमारे यहाँ जितने भी निश्चित हैं, उन पर्व को हम जिस तरह निश्चित तिथियों या निश्चित के अनुसार करते हैं, उस प्रकार के मान को हम सावन मान कहते हैं। तो इसको हम सौर सावन या सौर संपातिक वर्ष या सोलर सिडियल ईयर भी कहते हैं, इस प्रकार के वर्ष को। तब सावन मान क्या होता है? जब भी पृथ्वी पर जब एक बार सूर्य उदय होकर पुनः उदित होता है, तब इन दो सूर्योदयों के बीच की समय अवधि को सावन दिन कहते हैं। मतलब लगभग सावन दिन मध्यमान से 24 घंटे या 60 घड़ी का होता है। सावन दिन का मान अगर हम बात करें तो वो 24 घंटे है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय के बीच का समय। तो वो हो गया 24 घंटे, या अगर घटी की बात कर रहे हैं तो 60 घड़ी का होता है। तो इसको हम सावन दिन या सावन मान सावन दिन कहते हैं, सावन दिन कहते हैं। अब लगभग 365 सावन दिनों 6 घंटे और 9 मिनट और लगभग 10 सेकंड में एक वर्ष बनता है। और यह वही अवधि है जिसमें कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है। तो यो जो ज्योतिष में ये दिन है, ये सावन दिन, इसमें सावन दिन कहलाता है। तो केवल सावन दिन की बात करें तो केवल जो हमारा 24 घंटे का जो समय है, जिसमें सूर्य एक समय से उदय होकर और दूसरे समय तक सूर्योदय के बीच का जो टाइम है, वो टोटल सावन दिन कहलाता है। अब आता है चांद्रमान। जिस तरह हमने सौरमान देखा, इसी तरह चांद्रमान देखते हैं। चांद्रमान में जैसा हमें मालूम है, तिथि के समय हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा जब एक ही अंश पर आ जाते हैं, एक समान बिंदु पर आ जाते हैं, जिनके उनकी राशि अंश कला विकला सब समान होते हैं, तो सीधे शब्दों में अगर बात करें तो सूर्य चंद्रमा की समकल युति का क्षण अमावस्या की समाप्ति का क्षण है। अब चंद्रमा जिसकी की गति सूर्य से तेज है और जो कि लगभग एक राशि को लगभग 2.25 दिन में
पूर्ण कर, जबकि सूर्य को एक राशि को पार करने में लगभग 30.53 सावन दिन लगा देता है। तो अपनी गति से चलता हुआ चंद्रमा औसतन 15.25 सावन दिनों में सूर्य से 180 अंश या 6 राशि दूर हो जाता है, क्योंकि जब वो पूर्णिमा की तरफ जाता है तो लगभग 15.25 सावन दिन। अतः अमावस्या से 15 तिथियों के बाद पूर्णिमा के अंत में सूर्य और चंद्रमा परस्पर 180 डिग्री अंश दूर होते हैं। तो इसको सूर्य चंद्र की युति को हम अगर देखा जाए तो जैसा आपने पंचांग में भी देखा होगा, हम इसको स्पष्ट अमांत कहते हैं। अमांत बोला जाता है अमावस्या का अंत या अमांत। और इन दोनों के समसप्तक या उल्टी वाली जो गति है उसको क्या बोलते हैं? स्पष्ट पूर्णिमांत। अब जब 180 डिग्री का जब आमने सामने होते हैं, 15 तिथियां जब व्यतीत हो जाती हैं और प्रत्येक तिथि का जो अंशात्मक मान लगभग 12 अंश होता है, अर्थात जब ये दोनों का अंतर 12 अंश होता है, जब पहली तिथि प्रतिपदा बीतती है और जब 24 डिग्री पर दूसरी तिथि आती है द्वितीया और 36 पर तीसरी आती है, इस तरह से 180 अंत होने पर पूर्णिमा समाप्त होती है और यह क्रम चलता रहता है। तो जो स्पष्ट अमांत है, उससे उससे अगले स्पष्ट अमांत तक की अवधि को हम चांद्रमास कहते हैं। मतलब एक अमावस्या से अगले अमावस्या तक की जो पोजीशन है, जो अवधि है, उसको हम चांद्रमान बोलते हैं। और यह लगभग एक चांद्रमास में 29.5 और सौर मास में 30.43 दिन होने से स्पष्ट हो जाता है कि तिथि का मान सावन दिन से छोटा है। मतलब देखा जाए तो एक तिथि में 0.98 सावन दिन होते हैं, अर्थात दिन की तुलना में तिथि लगभग 23 मिनट छोटी होती है। तो यही चल के आगे चल के इसमें भी हम पढ़ेंगे, जो अधिक मास हो जाता है, वो यही बराबर की जो कैलकुलेशन उसको बराबर करने के लिए हमारे यहाँ पर अधिक मास और 6 मास की अवधारणा रखी गई है। क्योंकि इसी की जैसे अधिक तिथि 6 तिथि और तिथि का 6 और तिथि का बढ़ना क्या होता है? तिथि 6 क्या होती है? आपने जनरल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है और मुहूर्त में भी पढ़ा होगा। बताएगा कोई तिथि 6 क्या होती है? सर जब जस्ट एक सॉरी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आप बताइए शैलजा मैम। कोई भी बताइए हाँ बताइए शैलिया जी। सर तिथि 6 हुआ जैसे कि सूर्योदय के बाद, जैसे एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय क्रॉस कर गया एक ही तिथि में, और उसके बाद सूर्योदय के बाद दूसरी तिथि लगी, लेकिन नेक्स्ट सूर्योदय मतलब वो तिथि नहीं पहुंच पाई, दूसरी तिथि लग गई, तो एक तिथि का ह्रास हो जाता है। मतलब जैसे हाँ। आज मान लीजिए एकादशी है, आज हम्म। एकादशी है, सवेरे सूर्योदय से एकादशी मिली, लेकिन वो अगले सूर्योदय तक एकादशी रहेगी, अगले सूर्योदय के बाद जो है द्वादशी लगी, तो तिथि द्वादशी को मिली नहीं, और उसके नेक्स्ट डे जो है वो द्वादशी को सूर्योदय नहीं मिला और त्रयोदशी से सूर्योदय स्टार्ट हुआ, तो द्वादशी का ह्रास हो गया ऐसे। हाँ मतलब देखिए, कोई भी तिथि अगर 2 सूर्योदय नहीं देख पाए तो उसका क्षय हो जाता हाँ मतलब है ना? शॉर्ट में ये मैंने थोड़ा हाँ, उसको सबसे एलिबोरेट अच्छा कर दिया। शॉर्ट है, कोई भी तिथि अगर 2 सूर्योदय नहीं देख पाए तो उसका क्षय हो जाता है, और कोई भी तिथि जब 2 सूर्योदय से अधिक देख लेती है तो उसका वृद्धि हो जाती है। तिथि की वृद्धि हो जाती है। ठीक वही कांसेप्ट हमारा यहाँ पर भी आता है। जो अधिक मास होता है, अधिक मास चूँकि क्या होता है, ये जो दोनों का अंतर है, जब हम पढ़ेंगे अधिक मास इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये जो दोनों का अंतर आता है चांद्र मास का और सौर मास का, इसको एडजस्ट करने के लिए फिर हर ये मतलब कहना चाहिए हर वर्ष के जितने दिन बढ़ जाते हैं, उतने दिन बढ़ाते हुए हम 3 वर्ष तक ले आके उसको
बराबर कर देते हैं। तो इसलिए जब कभी भी अधिक मास आता है तो 3 वर्ष में 1 बार आता है। तो वो इसी कारण आता है। जो भी मैं बता रहा था कि दोनों के दिनों के चक्कर में जो डिफरेंस आता है, क्यों देखिए चंद्रमा अपनी गति से चल रहा है, सूरज अपनी गति से चल रहा है, तिथि हम अपनी चंद्रमा के हिसाब से देख रहे हैं, है ना? वर्ष हम अपना सूर्य के हिसाब से देख रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक अधिक मास की अवधारणा रख लेते हैं। तो उससे फिर एडजस्ट हो जाता है, अब आगे चल के फिर सब बराबर होने लगते हैं। जैसे अभी कोहरा चल रहा है, आपने भी देखा होगा, ये कोहरे के कारण पूरा सब चीज़ें अस्त-व्यस्त हो जाती हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो। अब ट्रेन पता पड़ा अपने एक स्टार्ट से जो स्टार्टिंग स्टेशन है, वहां से वो और अगले एंड स्टेशन तक पहुंचने में ही उसको 24 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। तो वो रोटेशन उसका बिगड़ रहा है, एक जगह से पहुंचने में उसको 24 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं, पूरा रोटेशन बिगड़ रहा है। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वो 1-2 दिन उसको कैंसिल कर देते हैं, उस तरह एडजस्ट करके कैंसिल करके फिर वो उसको दोबारा सही समय पे ले आते हैं। तो वैसे ही एडजस्टमेंट हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जो समय है उसको करने के लिए थोड़ा-सा उसको करते हुए एक अधिक मास की अवधारणा बना दी और इस तरह से कर दिया। तो ये तीसरा हो गया हमारा चांद्रमान। अब आता है चौथा नक्षत्रमान। तो देखिए जितने समय में चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है, वो नक्षत्र दिन कहलाता है। कंसेप्ट वही है, केवल आपको उससे जोड़ना है। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ रहे हैं तो चाहे देखिए ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल है। आपने मेरे को अभी तक ज़्यादातर मैथमेटिकल ही पढ़ाते देखा होगा। लेकिन थ्योरी को भी ऐसे पढ़ें जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी जल्दी समझ में आएगी। केवल हमको कंसेप्ट पकड़ना है कि हमने सूर्यमान पढ़ा था तो उसमें क्या कंसेप्ट था। जब हमने चांद्रमान पढ़ा तो उसमें क्या चीज़ है, सावन मान पढ़ा तो उसमें क्या है, और नक्षत्रमान पढ़ रहे हैं उसमें क्या है। कहते हैं ना, बस केवल इसकी जगह इसको लगा दो तो इसका नाम चेंज हो जाएगा बस। तो वही चीज कि हमें मालूम है नक्षत्र मान की जब बात आ रही है तो नक्षत्रों की आ रही है, नक्षत्र की बात आएगी तो चंद्रमा जरूर आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना उसके कोई भी काम नहीं होता। तो इसलिए जब कोई भी जितने समय में चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है, वो अवधि हम उसको नक्षत्र दिन कहलाती है। औसत मान से यह 24 घंटे 17 मिनट और 10 सेकंड का होता है। और ऐसे ही जब 27 नक्षत्र दिनों का एक नक्षत्र मास होता है, जैसे हमने एक दिन का ले लिया, एक दिन में जब चल रहा है तो नक्षत्र दिन हो गया, और जब 27 नक्षत्र पूरे काल कर लिए उसने पार, तो वो नक्षत्र मास हो गया। तो जिसमें 27.32 सावन दिन, जब भी बात आ रही है हम सावन दिन बोल रहे हैं यहाँ पर, 27 नक्षत्र चूंकि पार कर रहा है, तो इसमें 27.32 सावन दिन या 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड लगते हैं, इसमें होते हैं। तो इस नक्षत्र मास में चंद्रमा क्या करता है, एक राशि चक्र या नक्षत्र मंडल को पूरा कर लेता है, एक परिक्रमा इसकी पूरी कर लेता है। समय बता दिया उन्होंने, 27.32 सावन दिन अगर घंटे मिनट में करें तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड। इन चारों मानों के आधार पर, ये 4 मान हम अभी पढ़े, इनके आधार पर वर्ष, संवत्सर, तिथि, क्षयवृद्धि आदि का विचार किया जाता है। देखिए पंचांग बनता है, और पंचांग आप भी जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट होता है, और ज्योतिष पार्ट होता है, और बिना पंचांग के ज्योतिष भी अधूरा है, और बिना पंचांग के कोई भी काल गणना अधूरी है। और जितनी भी काल गणनाएं की जाती हैं वो सारी पंचांग में समाहित रहती हैं। और जब काल गणना की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो 4 मान है जो मैंने आपको आज समझाए, इन 4 मान के आधार पर ही हम वर्ष, संवत्सर, तिथि, क्षय वृद्धि, है ना?
मास आदि सबकी गणना करते हैं। तो ज्योतिष में सूर्य के भगण से, सूर्य का भगण मतलब सूर्य का जो रोटेशन है, सूर्य की जो गति है, उससे वर्ष, सूर्य चंद्रमा की युति से मास व सूर्योदय से दिन का निश्चय किया जाता है। तो इन सारी चीजों के निश्चय करने के लिए अगर देखें तो सूर्य के भगण से हम वर्ष, सूर्य और चंद्रमा की युति से हम तिथि, और मास और सूर्योदय के दिन से, सूर्योदय से हम दिन का निश्चय करते हैं। वर्ष मास दिन को सदा हम सावन मान से ही नापते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि इसमें ज्यादातर वर्ड आएगा, वो आएगा सावन मान का। तो हम जब भी कभी भी इनकी बात करेंगे तो सावन मान की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सावन मान के आधार पर इन सबकी हम गणना करते हैं। इनके जो अभी तक जो मैंने 4 मान बताए थे, उनमें जो महत्वपूर्ण के कैलकुलेशन वो थी, मान थे, वो उनको एक बार और बता देता हूं। जैसे अमांत, एक अमांत से दूसरे अमांत तक की अवधि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.9 सेकेंड है। इसको हम सिनोडिक मंथ या 30 तिथियों वाला चांद्रमास कहते हैं। तो ये चांद्रमास का मान है। सौर सावन वर्ष, सौर सावन दिन, इसमें 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.8 सेकंड होते हैं, और यही हमारा अभिष्ट वर्ष है। फिर इसके बाद सूर्य को राशि चक्र का एक अंश पार करने में 24 घंटे 3 मिनट और 36.55 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और तिथि का भोग लगभग 19 घंटे 59 मिनट से 26 घंटे 47 मिनट के बीच में रहता है। तो इस तरह से इनके मान के आधार पर सबके अलग अलग कैलकुलेटेड पार्ट हैं कि किसका कितना समय बिल्कुल फिक्स है, और जो कि इस तरह चेंज नहीं होता। तो इस तरह से ये 4 मान। हाँ मैं जी बताएं, कुछ कह रहे हैं? सर जो आप करा रहे हैं ना, इसके नोट्स मिल जाएंगे या बुक में मिलेगा ये थ्योरी? दूंगा, आपको दे दूंगा। मेरे पास जो बुक है वैसे बुक में ही मिल जी सर। लेकिन मैं बुक में अभी कॉपी निकाल नहीं पाया, मैं शेयर कर ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि ये तो ज्यादातर पूरा थ्योरेटिकल है। आप लोगों ने किताब ले ली क्या इसकी? हाँ सर, अभी पहुंची नहीं है। अच्छा, पहुंची नहीं है, चलिए आ जाएगी। तो कौन सी थी तो इसकी? इस तरह सत्संबर संवत्सर महिमा, हाँ संवत्सर महिमा या संवत्सर संहिता। संवत्सर संहिता के नाम से आएगी। हाँ, तो आज हमने इसके जो शुरुआत का जो पार्ट था पहला, जिसमें कि दिनमान क्या होते हैं, अपने 4 प्रकार के जो मान होते हैं, सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावनमान, क्योंकि ये इसकी बेसिक थी। इसके बाद हम अगली क्लास में हम संवत्सर के बारे में जानेंगे। संवत्सर की सबसे पहले इसका इतिहास और इसकी परिभाषा और फिर इसका गठन, ये हमारा शुरुआत का पार्ट है। तो आज का भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम तो बताएं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, जब पढ़ेंगे एक बार तो तब और अच्छे समझ आएगा। नहीं सर। हाँ नहीं, देखिए थ्योरी तो ऐसी ही है, सही बात है। जिस समय पढ़ते हैं तो लगता है समझ में आ गई, और जब लिखने या बैठते हैं तो लगता है कि ये सब भूल गए। तो कुछ ऐसा वो नहीं है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए मुंडन एस्ट्रोलॉजी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक के बारे में तो सब बता सकते हैं, लेकिन सबके बारे में सब नहीं बता पाते। तो ये सब्जेक्ट सबके बारे में बताने का है, व्रत बारे में, एक बड़े पार्ट के बारे में बताने के लिए। सर क्योंकि ये जितनी भी
जी। सर ये हम ये पढ़ने के बाद मंडेन पढ़ने के बाद हम कुछ कर पाएंगे प्रिडिक्ट? क्यों डाउट क्यों लग रहा है? सर डाउट इसलिए लग रहा है कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल पार्ट जो है थोड़ा वीक लगता है सर। आप ये बताइए, अभी तक आप विशारद वन में आ गए हैं, एक हम्म। छोटे पार्ट का प्रिडिक्ट कर पाते हैं कुंडली का? हाँ, कर तो लेते हैं सर। कर लेते हैं ना? हम्म। तो सिद्धांत सिद्धांत कहीं अलग नहीं होते, सिद्धांत वही होते हैं। हम्म। ये एक छोटा पार्ट है,